हेलो एवरीवन। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय से मतलब है कि किसी देश की एक वर्ष की आमदनी, यानी कि किसी देश को एक वर्ष में जितनी आमदनी होती है वह उसकी राष्ट्रीय आय होती है। किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य ही उसकी राष्ट्रीय आय होती है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कब किया गया होगा। तो राष्ट्रीय आय का मापन 1967 और 68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया और इसके प्रथम वैज्ञानिक आंकड़े 1931 में प्रोफेसर VKRV राव ने तैयार किए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया और इसके सदस्य प्रोफेसर DR गाडगिल, प्रोफेसर VKRV राव थे। इसको जो प्रस्तुत किया गया, प्रथम राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे वो 1948 से और 1951 की अवधि के लिए किए गए थे। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक आधार वर्ष का चयन भी किया जाता है। तो प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष 1948 और 1949 रखा गया। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO द्वारा इसका प्रथम प्रकाशन 1956 में किया गया। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई। गणना का कार्य। राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। राष्ट्रीय आय मापन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 उत्पादन विधि, इसे हम मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। इसमें कृषि, वन उद्योग जैसे मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। आय विधि, इसमें जैसे गैस है, बिजली है, परिवहन है, व्यापार है, बैंक है, बीमा, संचार, इनसे जो आय होती है, इन साधनों से जो हमको आय होती है वो सब आय विधि के अंतर्गत ही आती है। जैसे हमें इनसे लाभ प्राप्त होते हैं, लगान होते हैं, मजदूरी है, ब्याज है, ये सब आय विधि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब है कि जो हमारे साधन हैं उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है एक वर्ष में, उसको शामिल किया जाता है इसमें। जैसे उपभोग पर व्यय किया जाए, विनियोग, बैंक सेवा, आयात निर्यात इत्यादि। उत्पादन करने वाले उद्योगों के भेद। इसके मुख्यतः 3 भेद है, यानी कि इसके 3 सेक्टर है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जैसे वानिकी, पशुपालन है, पशुपालन में जैसे भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गौ पालन है, मत्स्य पालन और खनन उद्योग। खनन उद्योग में जैसे कोयला, जिप्सम इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों का समावेश होता है, जैसे जल, गैस, बिजली उद्योग इत्यादि। तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे व्यापार, यातायात, बैंकिंग, बीमा, संचार सेवाएं इत्यादि। अब राष्ट्रीय आय के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। इसका क्या महत्व है? आर्थिक प्रगति का मापदंड, यानी कि हम किसी भी देश की आर्थिक प्रगति जानने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से ही हमें पता चलता है कि आर्थिक प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में
हुई है या नहीं हुई है, कितने हुई है। आर्थिक नियोजन में महत्व, जब हम नियोजन बनाते हैं यानी कि प्लानिंग बनाते हैं तो उस समय भी हमको राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आय वितरण की जानकारी, यानी कि विभिन्न साधनों के बीच जब हम आय का वितरण करते हैं तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से ही किया जाता है। विभिन्न देशों की आर्थिक तुलना, हम विभिन्न देशों की जो आर्थिक तुलना करते हैं वो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा ही हो पाती है कि किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। यानी कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो आर्थिक रूप से विकसित समझा जाएगा और जिसकी राष्ट्रीय आय कम होगी वो आर्थिक रूप से अल्प विकसित समझा जाएगा। आर्थिक नीतियों में सहायक, जो हम आर्थिक नीतियां बनाते हैं जैसे रोजगार नीति है तो उन सब के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक है। शोध छात्रों के लिए, जो छात्र शोध कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।